डेरिल एक कार में बैठा है और कार को चला रहा है मैक्स। लेकिन कार की रफ्तार बहुत तेज है क्योंकि उनके पीछे एक हेलीकॉप्टर पड़ा है जो डेरिल को जबरदस्ती पकड़ना चाहता है। मैक्स काफी दूर तक गाड़ी भगाता है, लेकिन जब देखता है कि हेलीकॉप्टर पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है तो वो एक समझदारी भरा फैसला लेता है। वो डेरिल को बीच रास्ते में उतार देता है ताकि उसे बचाया जा सके और खुद कार लेकर वो हेलीकॉप्टर को चकमा देने निकल पड़ता है। हेलीकॉप्टर वाले को लगता है कि डेरिल अब भी कार में है, इसलिए वो कार का पीछा करते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैक्स की कार बैलेंस खो बैठती है और एक ऊंचाई से खाई में जा गिरती है। ऐसा लगता है जैसे मैक्स की मौत हो गई हो। हेलीकॉप्टर वाले को भी लगता है कि शायद डेरिल भी उस हादसे का शिकार हो गया होगा, इसलिए वो भी वहां से चले जाते हैं। अब डेरिल अकेला एक जंगल में चल रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग दंपत्ति से होती है। वो लोग डेरिल से उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन डेरिल ठीक से कुछ बता नहीं पाता है, इसलिए वो लोग उसे एक अनाथालय छोड़ देते हैं ताकि वहाँ के लोग उसके माता पिता का पता लगा सके। अगर नहीं मिले तो वहाँ पर उसकी देखभाल भी हो सकती थी। अनाथालय में डेरिल की मुलाकात बाकी बच्चों से होती है, लेकिन उसे देखकर लगता है जैसे उसने कभी बाहरी दुनिया देखी ही नहीं है। उसे खेल कूद का भी कोई अनुभव नहीं है। बाकी बच्चों को भी हैरानी होती है कि ये बच्चा तो एकदम अजीब है, इसे कोई भी गेम नहीं आता है। डॉक्टर उसका टेस्ट करने लगते हैं कि कहीं उसे कोई मानसिक समस्या तो नहीं। एक आंखों का डॉक्टर जब डेरिल को बोर्ड पर लिखी चीजें पढ़ने को कहता है तो डेरिल बस एक सेकंड देखता है और एकदम से सब कुछ पढ़ देता है। इवन वो चीजें बहुत छोटे अक्षरों में लिखी होती है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद एक अफसर अनाथालय आता है। उसे डेरिल की जानकारी मिली थी। डॉक्टर उसे बताता है कि डेरिल को कोई शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके दिमाग पर कोई गहरा सदमा हो जिससे उसे अपने माता पिता याद नहीं है। इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहा जा सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर डेरिल समाज में बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा तो धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ सकता है। इसीलिए वो ऑफिसर उसे एक फॉस्टर होम ले जाता है जहाँ पर अब डेरिल को रखा जाता है। वो घर रिचर्ड और जेनी नाम के एक कपल का है। दोनों बहुत अच्छे दिल के लोग होते हैं और डेरिल का अच्छे से स्वागत करते हैं। वो चाहते हैं कि डेरिल को घर जैसा महसूस हो। अगले दिन पड़ोस पे रहने वाला टिमी आता है। वो जेनी से कहता है कि मैंने सुना है एक नया लड़का आया है जो बहुत स्मार्ट और हैंडसम है, मुझे मिलवाइए ना। जिसके बाद डेरिल वहां पर आता है और टिमी उसे पूरा मोहल्ला दिखाता है, सारे खेलों के बारे में बताता है और उसे अपने घर भी ले जाता है। टिमी की बहन भी उसी कमरे में रहती है। टिमी मजाक में कहता है कि मेरी बहन हर दिन अपने नए बॉयफ्रेंड्स को लाती है और मस्ती करती रहती है, इसलिए मैंने उसे एक नाम दे दिया है, बट तुम मत बोलना वरना वो मुझको बहुत पीटेगी। फिर टिमी और डेरिल साथ में गेम खेलने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी 1985 की है जब कंप्यूटर गेम्स भी एकदम अलग और नए होते थे। डेरिल और टिमी एक कार रेसिंग गेम खेलते हैं। उस गेम में टिमी की बहन का हाई स्कोर था, लेकिन जैसे डेरिल गेम खेलता है जो उसने पहली बार जिंदगी में खेला था और वो सीधा उस स्कोर को डबल बना देता है। अब टिमी और उसकी बहन के होश उड़ जाते हैं। टिमी कहता है, अबे तू झूठ बोल रहा है, तूने पहले भी इस गेम को खेला है, वरना कोई पहली बार में इतना ज्यादा स्कोर नहीं बना सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे डेरिल कोई आम बच्चा है ही नहीं, बल्कि वो कोई सुपर चाइल्ड है। जहां अगले दिन डेरिल टिमी के साथ स्कूल जाता है, वहां टीचर सारे बच्चों पर गुस्सा हो रहा होता है कि सबने टेस्ट में चीटिंग की है और अब टेस्ट दोबारा होगा। टीचर धमकी देता है कि इस बार कोई चीटिंग में पकड़ा गया तो वो बहुत पिटेगा। और अब जब टेस्ट दोबारा शुरू होता है, डेरिल कुछ ही सेकंड्स में पूरा टेस्ट खत्म कर देता है। टीचर गुस्से में कहता है कि ये क्या मजाक बना कर रखा है, जो मन में आया वो लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जिस पर डेरिल शांति से बोलता है, सर एक बार चेक तो करिए, सारे जवाब सही हैं, बस सवाल नंबर 9 आपका ही गलत था, उसे सही करके जवाब दे दिया है मैंने। टीचर पेपर को चेक करता है, वो दंग रह जाता है। सच में डेरिल ने सब कुछ सही लिखा होता है और वो सवाल नंबर 9 की गलती भी पकड़ लेता है। वो सोचता है कि आज तो इसका पहला दिन है स्कूल में, इसे तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी इतनी तेजी से इसने सही जवाब कैसे दे दिए। वो समझ जाता है कि ये बच्चा कुछ खास है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है घर पर, जहाँ रिचर्ड डेरिल को बेसबॉल खेल के बारे में समझा रहा होता है, जो कि क्रिकेट जैसा ही होता है। डेरिल पहली बार बेसबॉल बैट पकड़ता है जो उसे ठीक से पकड़ना भी नहीं आता था। रिचर्ड उसको समझाता है कि बैट कैसे पकड़ना है और बॉल कब हिट करनी है, बस यही जानना बाकी था। और अगले ही बॉल पर डेरिल ऐसा शॉट मारता है कि बॉल ही नजर नहीं आती। रिचर्ड खुद चौंक जाता है। वो बोलता है कि ये बॉल तो तुमने अर्थ से बाहर मार दी है। वो फिर से 2-4 बॉल डालता है, लेकिन डेरिल हर बार बॉल को ऐसा ही हिट करता है
जैसे कोई प्रोफेशनल प्लेयर कर रहा हो। कभी खिड़की का शीशा तोड़ देता है तो कभी बॉल घर के पार चली जाती है। रिचर्ड हंसते हुए कहता है, लगता है पिछले जन्म में तू कोई एक्सपर्ट बेसबॉल खिलाड़ी रहा होगा। फिर वो बताता है कि अगले हफ्ते उसका एक दोस्त अपने बच्चों की टीम लाने वाला है और उसने मैच की चुनौती दी है। रिचर्ड भी अपनी टीम बनाएगा और अब वो डेरिल को भी साथ लाना चाहता है। डेरिल भी एक्साइटेड हो जाता है। अब इतने सब के बाद ये बात तो पक्की लगती है कि डेरिल कोई आम बच्चा नहीं है। उसमें कुछ खास बात है जो अब तक सामने नहीं आई है और शायद वही वजह है कि हेलीकॉप्टर वाले लोग उसके पीछे पड़े थे। अब शाम का सीन होता है। वो ऑफिसर और उसकी पत्नी रिचर्ड के घर आते हैं। वो जानना चाहते थे कि डेरिल की याददाश्त वापस आई है या फिर नहीं, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है। तभी जेनी कहती है, देखिए डेरिल बिल्कुल ठीक है, बल्कि कहूँ तो वो जरूरत से ज्यादा परफेक्ट है। एक 10 साल का बच्चा खुद से नाश्ता बना लेता है और अपने कपड़े भी धो लेता है। उसे प्रेस भी करनी आती है। आखिर कोई बच्चा इतना सटीक कैसे हो सकता है? फिर वो थोड़ा हैरान होकर कहती है, ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में जो भी चीजें फिट कर दी गई है वो बस वही करता है, उसे हमारी जरूरत है ही नहीं। ये सब सुनकर ऑफिसर और उसकी पत्नी कहते हैं, देखो इसका ये मतलब नहीं है कि डेरिल में कोई दिक्कत है। हो सकता है कि उसके माँ बाप ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हों, इसीलिए वो ऐसा है। तुम्हारा काम है उसकी देखभाल करना और तुम वही करो, बाकी की बातों का ध्यान हम रखेंगे। अगले दिन रिचर्ड एक एटीएम से पैसे निकालने जाता है ताकि बेसबॉल की शर्ट के लिए पैसे मिल जाए, लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकलते। वो सोचता है कि शायद मशीन खराब हो गई है, मगर डेरिल कहता है कि मशीन कभी गलती नहीं करती है, गलती इंसान करते हैं। इतना कहकर वो कुछ बटन दबाता है और पैसे निकालकर रिचर्ड को दे देता है। रिचर्ड तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन डेरिल वहीं पर कुछ और बटन दबाता है और रिचर्ड के अकाउंट में लाखों रुपए जोड़ देता है, जिसके रिचर्ड को भनक तक नहीं लगती। मतलब साफ है, डेरिल कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि एक टॉप क्लास हैकर है। अब बेसबॉल मैच का दिन आता है। रिचर्ड की टीम के सारे बच्चे आते हैं। सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेलती है और स्कोर बढ़ा देती है। फिर आता है डेरिल का नंबर। वो हर बॉल को ऐसे हिट करता है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनको यकीन ही नहीं होता कि कोई बच्चा इतना जबरदस्त कैसे खेल सकता है। मैच डेरिल की वजह से बड़ी आसानी से जीत लिया जाता है। रिचर्ड और डेरिल दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और डेरिल दौड़कर जेनी को भी बताता है, लेकिन जेनी थोड़ी परेशान है। उसके मन में बार बार यही सवाल चल रहा है कि डेरिल इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? क्या वो वाकई एक आम बच्चा है? वैसे भी जेनी और रिचर्ड की अपनी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा से चाहते थे कि जो बच्चा उन्हें अपनाएगा वो उसके साथ परिवार जैसा रिश्ता बनाएंगे। ऑफिसर ने पहले ही कहा था कि अगर डेरिल के माता पिता नहीं मिलते हैं तो तुम दोनों डेरिल को अपने साथ रख सकते हो। लेकिन जेनी को डर है कि जब डेरिल को उनकी जरूरत ही नहीं है तो वो उनके साथ क्यों रहेगा। डेरिल भी जेनी के व्यवहार से समझ जाता है कि शायद वो उससे नाराज है। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है। टिमी जब देखता है कि डेरिल उदास है तो वो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर डेरिल उसे सब कुछ बता देता है। तब टिमी कहता है, भाई जेनी सही कह रही है, बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, थोड़ा बदमाशी करते हैं, तभी लोग उन्हें अपना समझते हैं। तो हर चीज इतना सही करेगा तो लोग दूर हो जाएंगे। ये बात डेरिल के दिल में बैठ जाती है। इसीलिए जब अगला बेसबॉल मैच आता है तो डेरिल जानबूझकर खराब खेलता है। वो इतना बेकार खेलता है कि टीम हार जाती है। रिचर्ड भी हैरान रह जाता है कि आखिर डेरिल को अचानक क्या हो गया। बाद में जब रिचर्ड और जेनी उससे पूछते हैं तो डेरिल बोल पड़ता है, आपने तो बस मुझको पैसे जीतने की मशीन बना दिया है, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ये सुनकर रिचर्ड बहुत दुखी होता है। वो कहता है, मैंने ऐसे कुछ नहीं चाहा था। दरअसल टिमी की बातों का डेरिल पर उल्टा असर हो गया था। वो सोच रहा था कि बुरा बनकर ही उसको अपनाया जा सकता है, लेकिन जेनी उसको समझाती है कि शरारत और गलत काम में फर्क होता है। बच्चे मस्ती करते हैं, लेकिन नुकसान पहुंचाना और बदतमीजी करना गलत है। ये सुनकर डेरिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रिचर्ड और जेनी से माफी मांगता है। वो कहता है कि आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अब अगले सीन में पता चलता है कि अनाथालय को डेरिल के असली माता पिता के बारे में जानकारी मिल गई है और उन्होंने डेरिल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं जिनमें डेरिल उनके साथ है। ये सब देखकर जेनी और रिचर्ड उदास हो जाते हैं क्योंकि अब डेरिल को उन्हें छोड़कर जाना होगा। रिचर्ड डेरिल से कहता है, बेटा तुम्हारे असली माता पिता मिल गए हैं, उनके साथ जाओ और हमेशा खुश रहो। अगर कभी हमारी याद आए तो हमारे घर जरूर आना, हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। ये सुनकर डेरिल भी भावुक हो जाता है, लेकिन वो अब भी नहीं पहचान पाता कि उसके माता पिता कौन हैं। जब वो लोग सामने आते हैं तो पूछते हैं, डेरिल हमें पहचानते हो?
जिस पर डेरिल कहता है कि याद तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आप दोनों को कहीं देखा है। ये सब सुनकर रिचर्ड और जेनी समझ जाते हैं कि शायद यही लोग डेरिल के असली माता पिता हैं। डेरिल की याददाश्त पूरी तरह ठीक नहीं है, इसीलिए वो उन्हें साफ साफ पहचान नहीं पा रहा है। टिमी इस बात से बहुत नाराज हो जाता है कि अब डेरिल उसके साथ नहीं खेलेगा, इसीलिए वो उससे मिलने तक नहीं आता और गुस्से में सोचता है कि अब तो मैं उससे अलविदा भी नहीं कहूंगा। डेरिल भी बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। डेरिल के माता पिता उसे एयरपोर्ट लेकर जाते हैं, जहां उसे एक प्राइवेट प्लेन में बैठाया जाता है। प्लेन में बैठकर डेरिल पायलट से पूछता है कि अंकल ये प्लेन कैसे उड़ता है। पायलट उसे कुछ जरूरी बातें समझाता है, लेकिन डेरिल तुरंत उसके आगे की बातें खुद बताने लगता है। ये देख पायलट भी हैरान रह जाता है कि ये बच्चा कितना तेज है। उसको लगता है कि ये बच्चा तो आगे चलकर एक कमाल का पायलट बनेगा। उधर प्लेन में बैठे डेरिल के माता पिता आपस में बात करते हुए कहते हैं, यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा मिशन इतनी आसानी से पूरा हो गया। ये तो बस एक संयोग था, लेकिन इस संयोग ने हमारा काम आसान कर दिया है। इसके बाद सभी लोग एक साइंस लैब की ओर रवाना होते हैं। अब यहाँ फिल्म का असली रहस्य सामने आता है। असल में डेरिल कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि एक बेहद उन्नत तकनीक से बना हुआ रोबोट है, जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। इन्हीं वैज्ञानिकों में जेम्स और मेगन नाम के दो लोग भी शामिल हैं, जो डेरिल के माता पिता बनकर सामने आए हैं। उन्होंने दुनिया के सामने ये कहानी फैलाई कि उनका बच्चा डेरिल कहीं पर खो गया है और वो उसकी तलाश कर रहे हैं। अब जैसे अनाथालय के लोगों को ये पता चला, वो तुरंत जेम्स और मेगन के संपर्क में आ गए। फिल्म की शुरुआत में जब डेरिल को कार से निकालकर ले जाया गया था, तब मैक्स नाम के एक इंसान ने ही उसे उस प्रयोगशाला से भगाया था। हेलीकॉप्टर में जो लोग डेरिल को ढूंढ रहे थे, वो भी उसी लैब के लोग थे, क्योंकि उन्हें पता है कि डेरिल एक मशीन है और गाड़ी के खाई में गिरने के बावजूद भी वो मरेगा नहीं। जब डेरिल ने पहली बार मेगन और जेम्स को देखा, तो उसे थोड़ा सा महसूस हुआ कि शायद वो इन दोनों को पहले कहीं देख चुका है, क्योंकि वास्तव में यही दोनों उसके निर्माता थे। अब जेम्स और बाकी वैज्ञानिक डेरिल पर फिर से कई टेस्ट करते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि बाहर की दुनिया में जाने के बाद उसके अंदर क्या बदलाव आए हैं। जांच के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। डेरिल अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा है, उसमें इंसानों जैसी अब भावनाएं आ गई हैं। वो अब हंसना, दर्द महसूस करना, स्वाद पहचानना जैसी चीज समझने और महसूस करने लगा है। ये देखकर जेम्स भी हैरान रह जाता है कि उन्होंने विज्ञान की दुनिया का ऐसा चमत्कार कैसे बना दिया। डेरिल अब सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि इंसानों से भी 100 गुना ज्यादा समझदार और संवेदनशील हो चुका है। जेम्स तुरंत अपनी खोज की जानकारी मिलिट्री को देता है, लेकिन वहां से बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया मिलती है। मिलिट्री कहती है, हमने ऐसा रोबोट बनाने को कहा था जो जंग में काम आए, दुश्मनों को खत्म कर सके। हमें ऐसे बच्चे की क्या जरूरत है जिसमें भावनाएं हो। हमें तो एक ऐसा हथियार चाहिए, ना कि कोई संवेदनशील मशीन। अगर तुम हमारे लिए ऐसा सुपर रोबोट नहीं बना सकते, तो इस बच्चे को खत्म कर दो। अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो भारी खतरा हो सकता है। ये सुनकर जेम्स के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। उसको लगता है कि शायद अब मुझे डेरिल को मारना होगा, और डेरिल को मारना एक इंसान को मारने जैसा होगा, क्योंकि अब वो दर्द, डर और प्यार सब कुछ महसूस कर सकता है। इसीलिए जेम्स तय कर लेता है कि वो डेरिल को कुछ भी होने नहीं देगा, उसे किसी भी हालत में वो बचा कर रहेगा। और दोस्तों, वही मैक्स जो फिल्म की शुरुआत में डेरिल को लैब से लेकर भागा था, उसका मकसद भी यही था कि डेरिल को एक मशीन की तरह कैद ना रखा जाए, बल्कि वो इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जी सके। जब डेरिल लैब में था, तब उस पर कई तरह के टेस्ट किए गए होंगे और मिलिट्री उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। इसी वजह से मैक्स ने उसे वहां से चुपचाप निकाल दिया ताकि उसको बचाया जा सके। जेम्स को भी ये बात अब समझ में आने लगी थी, क्योंकि उसने डेरिल को अपने बेटे की तरह प्यार देकर बनाया था। इसलिए वो रिचर्ड, जेनी और टिमी को लैब बुलाता है और उन्हें डेरिल की असली सच्चाई बताता है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, उन्हें भरोसा ही नहीं होता। फिर जेम्स टिमी से कहता है कि डेरिल की मेमोरी को कंप्यूटर में सेव किया गया है, तुम उससे वही सवाल पूछो जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। जब टिमी सवाल नहीं कर पाता है, तो डेरिल खुद कंप्यूटर से बोलता है, टिमी, वो हुकर क्या है जिसे तुम अपनी बहन को चढ़ाते हो। ये सुनते ही टिमी को यकीन हो जाता है कि जेम्स सच कह रहा है। अब जेम्स सभी को बताता है कि मिलिट्री डेरिल को खत्म करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। इसीलिए वो उनसे बोलता है कि तुम लोग डेरिल को यहाँ से ले जाओ और दुनिया से छिपा कर रखो, जिसके लिए वो सभी तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में एक आर्मी जनरल लैब आता है। वो पूछता है कि क्या डेरिल खत्म हो चुका है। जेम्स और मेगन मिलकर एक मरे हुए जानवर पर ऑपरेशन करके दिखाते हैं और कहते हैं कि ये डेरिल है, लेकिन जनरल को उनके ऊपर शक हो जाता है। वो लैब का सिस्टम पूरी तरह चेक करता है और आखिर में उसको पता चलता है
कि डेरिल तो अभी भी जिंदा है। इससे पहले कि वो उसको पकड़ पाए, जेम्स डेरिल को लेकर भाग निकलता है। अब पुलिस उनकी तलाश में लग जाती है। पीछा इतना तेज होता है कि डेरिल खुद कार चलाने लगता है और इस तरह दोनों एक नए शहर में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको एक पुराना घर दिखाई देता है जिसके बाहर एक कार खड़ी होती है, जिसकी वायरिंग छेड़कर वो गाड़ी चालू कर लेते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कुछ ही दूरी पर एक पुलिस चेक पोस्ट होती है। जेम्स को समझ आ जाता है कि अब वो फंसने वाला है, इसलिए वो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ जाता है। पुलिस पहले उसको रुकने को कहती है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो गोलियां चलने लगती है और एक गोली सीधा जेम्स को लग जाती है। फिर वो हिम्मत करके डेरिल को एक सुरक्षित जगह तक ले जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है। अब तुम्हें आगे का रास्ता खुद तय करना होगा। और इतना कहकर जेम्स खुद अपनी जान ले लेता है। डेरिल को पहली बार किसी अपने को खोने का दर्द महसूस होता है। जहां रात में डेरिल चुपचाप एक आर्मी कैंप में घुस जाता है और इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच डेरिल लड़ाकू विमान के हैंगर में पहुंच जाता है और प्लेन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो रोबोट था और उसने पायलट से प्लेन उड़ाने की सभी बातें सीख ली थी, इसलिए उसे उड़ाना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था। सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा कैसे फाइटर जेट लेकर भाग रहा है। वो बार बार रेडियो पर कह रहे होते हैं कि वापस लौटाओ वरना हमें प्लेन को उड़ाना होगा, लेकिन डेरिल किसी की नहीं सुनता। वो कैमरे पर च्युइंगम चिपका देता है जिससे उसका पीछा करना नामुमकिन हो जाता है। फिर मिलिट्री मिसाइल छोड़ देती है जो 6 मिनट में उस प्लेन को उड़ा देगी। इसी बीच डेरिल टिमी से वॉकी टॉकी पर संपर्क करता है। वो कहता है तू मेरे घर के बाहर जो चाहता था वो लेकर पहुंच जा। टिमी कहता है तू क्या लेकर आ रहा है, जिस पर डेरिल कहता है तू मानेगा नहीं, मैं खुद बताऊंगा जब मिलूंगा। फिर जैसे मिसाइल करीब पहुंचती है, डेरिल अपनी सीट इजेक्ट कर देता है। प्लेन तो हवा में उड़ जाता है, लेकिन डेरिल पानी में गिर जाता है। उसको तैरना नहीं आता है, इसीलिए वो डूबने लगता है। सभी मान लेते हैं कि शायद डेरिल अब नहीं बचा, लेकिन तभी टिमी अपनी बहन के साथ झील पर पहुंचता है। वो देखता है कि डेरिल पानी में डूब रहा है। वो तुरंत कूदकर डेरिल को बचाने पहुंच जाता है और उसकी बहन आसपास के लोगों से मदद मांगती है। सभी मिलकर दोनों बच्चों को बचा लेते हैं। टिमी अपनी जान जोखिम में डालकर डेरिल को बचा लेता है, क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त बन चुका है। लेकिन पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से डेरिल बेहोश हो जाता है और सबको लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगा। लेकिन टिमी भरोसे के साथ कहता है वो नहीं मरेगा, वो रोबोट है, वो जरूर वापस आएगा। और ऐसा ही होता है। मेगन को पता चल जाता है कि डेरिल कहां पर है, इसीलिए वो उसे तुरंत ढूंढकर ठीक कर देती है। फिर डेरिल लौटकर रिचर्ड, जेनी और सभी दोस्तों से मिलता है। उसे देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी उस अनोखे बच्चे डेरिल की कहानी, जो एक मशीन होकर भी दिल से इंसान निकला। इस फिल्म ने हमें सिखाया है कि इंसान होने का मतलब सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि भावनाएं, रिश्ते और समझ होती है। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म और एक नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।